आज इसका उद्घाटन प्रोग्राम है 24 अगस्त कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पूरे साल भर मनाते हुए 2026 शाम से काकोरी के शहीदों की याद में हो रहे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। काकोरी 100 शताब्दी वर्ष आयोजन समिति की तरफ से आप सभी का हम स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करते हैं। हमारे सांस्कृतिक कर्मियों द्वारा किया जाएगा। आप सब दोनों प्रोग्राम में अपना संयम और धैर्य बनाए रखें। आदियों के बीच मुस्कुराए जा, आदियों के बीच मुस्कुराए जा, क्रांति की मसाल को मसाल से देश के जवान को जलाए जा। आदियों के बीच मुस्कुराए जा, आदियों के बीच मुस्कुराए जा, दे दे के तुम नवीन रोशनी, आहा जल रही है गर्म से ये बस्तियां, दे दे के तू नवीन रोशनी, आहा जल रही है गर्म से ये बस्तियां। और अपने जागरण के गीत से देश का सितार तू बजाए जा। आदियों के बीच मुस्कुराए जा, आदियों के बीच मुस्कुराए जा। लोग जो बड़े निराश हो रहे, आहा मौत की छाँव में जो सो रहे, लोग जो बड़े निराश हो रहे, आहा मौत की छाँव में जो सो रहे, और छेड़ करके जिंदगी के गीत को तू भी गोल देश का बजाए जा। आदियों के बीच मुस्कुराए जा, आदियों के बीच मुस्कुराए जा, क्रांति की मसाल से मसाल को देश के जवान को जलाए जा। आदियों के बीच मुस्कुराए जा, आदियों के बीच मुस्कुराए जा, आदियों के बीच मुस्कुराए जा। धन्यवाद। तो वक्ता अगर अपनी बात को रखेंगे तो शुरुआत में वक्ता की लिस्ट में जो साथी उपस्थित हैं यहाँ पे, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर विजेश कटियार जी, प्रोफेसर HPTU, जाने माने शिक्षाविद। आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में अशफाकुल्लाह खां के प्रपोज अफाकुल्लाह खां साहब अभी कुछ देर में इस हाल में पहुंचेंगे, रास्ते में हैं। हम उनको भी मंच पे बुलाने का अनुरोध करेंगे। जब हमारे बीच में उपस्थित होंगे हम उनको मंच पे बुलाएंगे। हमारे बीच में काकोरी 100 शताब्दी वर्ष आयोजन समिति के जो तैयारी समिति है उसके संयोजक सामाजिक कार्यकर्ता सचिन जैन जी उपस्थित हैं। मैं उनको भी मंच पे बुलाना चाहता हूं। साथी सचिन जैन जी। हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट इलाहाबाद से आप लोग सुनेंगे, बातें होंगी।
बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ के हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत इंसान को जो रो दे वो कदम तेरा नहीं है, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है। इंसान को जो रो दे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का ईमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ऐ दीन के ताजिर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले। ऐ दीन के ताजिर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ए महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के ही वज्रों है चमन बेचने वाले, कांटों के ही वज्रों है चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कर रहे हैं। विभिन्न स्कूलों में हम लोग जब गए तो वहां पे खुला समर्थन मिला कि आप जब भी इस तरीके के प्रोग्राम लेकर के आएंगे तो आपका स्वागत है हमारे विद्यालय में, कि मैं भी भगत सिंह की तरह बनूं। यहाँ तक कि एक फैशन हो गया था कि भगत सिंह की तरह हैट लगाना या चंद्रशेखर आजाद की तरह मुझे टाइट करना, गर्व जाहिर करना। ये जो एक संस्कृति पैदा हुई थी हमारे देश के अंदर कि समाज के साथ साथ खुद को बदलने की संस्कृति, क्योंकि समाज को तभी बदला जा सकता है जब खुद को भी हम बदल पाएंगे। समाज नहीं है। राम तो मैंने देश को दे दिया, उसका एक छोटा भाई है विजय कुमार सिन्हा को उन्होंने अपना बेटा, दूसरा बेटा सौंपते हुए बोला इसको ले जाइए और देश की आजादी के लिए आप इसको लगाइए। ये जो राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का जो उद्गार उस जमाने में था, ऐसी बहुत सारी माओं की उद्गार थे। भगत सिंह की माँ जब जेल में मिलने जाती हैं तो भगत सिंह से मुलाकात होती है, भगत सिंह रो पड़ते हैं, आंसू आ जाते हैं। उनकी माँ ही उनको संभालते हुए बोलती हैं
कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम करने जा रहे हो। तो भगत सिंह बोलते हैं, माँ जैसे मोम जो है आग के सामने रखने से पिघल जाता है, तो आप माँ हैं, मेरे की तो अंदर वो चीज आती है, एक भावना आती है। बाद में वार्ता चलती है और फिर उनकी माँ के आंखों में जब आंसू आती है, भगत सिंह भी बोलते हैं, माँ ये चीज यहाँ पे हुआ, लेकिन ऐसा फिर ना हो, नहीं तो लोग बोलेंगे कि देखो भगत सिंह की मार हो रही है। तो ये जो उस समय की तमाम घटनाएं हम इतिहास में पाते हैं, कहीं न कहीं एक संस्कृति उसमें काम कर रही थी, देश की आजादी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, दलित उत्पीड़ित लोगों के लिए, कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए। ये जो एक संस्कृति थी, क्रांतिकारी संस्कृति, क्रांतिकारी विचारधारा, आज कहीं न कहीं लोप होता देखा जा रहा है। लेकिन आशा की किरण भी है। जो हम लोगों के दिमाग में ये था कि अभी बहुत तरह तरह की समस्याएं ये सब है, कोई आ नहीं रहा आगे लड़ने के लिए, सामना करने के लिए, कुछ आशा की किरण नहीं दिख रही है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हम लोगों के बीच में गए तो देखने को मिला कि नहीं, आज भी लोग हैं, समर्थन करते हैं, ऐसे विचारों को लेकर चलने वाले लोग हैं, जिनको एक यूनिटी में, एक संगठित ताकत में तब्दील करने की जरूरत है। और इस संगठित ताकत में तब्दील करने की जरूरत को महसूस करते हुए ही काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष आयोजन समिति का निर्माण जो उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ है, और इस एक साल के पूरे कार्यक्रम का जो उद्घाटन कार्यक्रम आज कानपुर की धरती में हो रहा है, ये गर्व की बात है। क्योंकि आप इतिहास में जानते हैं, सभी जानते हैं, ये कानपुर ही क्रांतिकारियों को वो गढ़ रहा। जिस कॉलेज में ये आप कार्यक्रम कर रहे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये भी एक बड़े क्रांतिकारी, जिनका एक प्रेस हुआ करता था, जो आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रखता था। ऐसे एक क्रांतिकारी की धरती पर, जहां पर भगत सिंह आकर के ठहर करके, चंद्रशेखर आजाद आकर के ठहर करके क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाते रहे, और अंततः कहीं न कहीं हम ये जरूर कहेंगे कि देश में जो भी आजादी आई, इन तमाम बलिदानियों के, कुर्बानियों की बदौलत ही आई। और इस आजादी को एक नया आयाम देने के लिए, एक नए तरीके से इंसान को नए तरीके से खड़ा करने के लिए, जो समाज को और आगे ले जाएगा, इस दिशा में यह आयोजन समिति काम करेगी। इसी आशा के साथ आज का ये कार्यक्रम, यहाँ पे उद्घाटन कार्यक्रम शुरू किया गया है। उस धारा को नजदीक से देखा, जिस धारा में उनको यह प्रेरणा मिली कि हिंसा हमारा रास्ता नहीं है, रक्तपात के जरिए हम इस देश में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार और शासक वर्ग हिंसक हो जाता है तो हम उसके सामने समर्पण भी नहीं कर सकते। आप देखिए कितनी अजीब सी बात है कि जिस लाला लाजपत राय से भगत सिंह के कठोर मतभेद थे, लाला लाजपत राय भगत सिंह का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, और लाहौर के कुछ एक नौजवान थे जो लाला लाजपत राय का जो एक अहिंसक समर्पणकारी दृष्टिकोण था अंग्रेजों के प्रति, उसके खिलाफ वो लाहौर के नौजवानों को खड़ा कर रहे थे। लेकिन साइमन कमीशन ने जो जुर्म किया, साइमन कमीशन की बर्बरता से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, तो वैचारिक रूप से जो दूसरे ध्रुव पर बैठा हुआ आदमी था, जो भगत सिंह का विरोधी था, जो भगत सिंह के खिलाफ लोगों से बोलता था, भगत सिंह ने यह प्रस्ताव रखा कि इनकी मौत का हम बदला लेंगे। ये क्रांतिकारी की भावना होती है, भगत सिंह का यह प्रस्ताव था, स्कॉट को गोली से मारूंगा। भगत सिंह गोली चलाने वालों में थे, उसके बाद उनके इतिहास में कहीं गोली चलाने का जिक्र नहीं आता, और उसमें भी लोग कहते हैं कि पहली गोली राजगुरु मार चुके थे, उसके बाद भगत सिंह ने बोला। राजगुरु बड़े निशानेबाज थे, चंद्रशेखर आजाद भी बहुत बड़े निशानेबाज थे। नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद ने किया था। उसके बाद भगत सिंह ने किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई। जो जेल में अपनी मां से कहता है जब मिलने आई कि फांसी के देने के ठीक पहले परिवार वालों से मिलाया जाता है, सारे लोग आएंगे लेकिन तुम ना आना। उन्होंने कहा क्यों?
क्या तुम मेरी माँ हो और तुमको देखकर अगर मेरे आंख से आंसू आ गए तो दुनिया यही कहेगी कि मौत को सामने देखकर भगत सिंह रो पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जो उस ममता के बंधन को तोड़कर फांसी के फंदे पे जा रहा था, क्योंकि एक माँ वो थी और वो 33 करोड़ की माँ थी जिसकी आजादी के लिए वो लड़ रहे थे। उस व्यक्ति को आजाद हिंदुस्तान में टेररिस्ट नौजवानों का जज्बा क्या था? अशफाकुल्लाह खां के बारे में सभी लोग जानते हैं। उनके परिवार के लोगों ने इंटरव्यू में बताया इस चीज को कि अंग्रेज पूरी तरह से चाह रहे थे कि काकोरी कांड के जो लोग पकड़े गए थे उसमें विभाजन हो जाए और देश के सामने एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत किया जाए कि क्रांतिकारियों में मतभेद था और इस डकैती को लेकर कोई आम सहमति नहीं थी। अशफाकुल्लाह खान ने जवाब दिया कि राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू है और मैं मुसलमान, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि राम प्रसाद बिस्मिल जहां जलाए जाए वहीं मुझे दफन किया जाए। उस वायसराय के है तो अपील का अध्यक्ष कि वायसराय चाहे तो सीधे उस सजा को माफ कर सकता, पानी कर उसको क्षमा दान की अपील करते हैं। हम अपने किए पर अफसोस व्यक्त करते हैं, हमारी सजा माफ की जाए और क्षमा दान दिया जाए। वो आज भारत के राष्ट्रपति को भी वो पावर संविधान के तहत भगत सिंह ने मना कर दिया कि मुझे कोई क्षमादान नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी पार्टी इस बात के लिए भी रोक रही थी कि आप जो है बम फेंकने नहीं जाएंगे, बटकेश्वर द्वार के साथ कोई और जाएगा। लेकिन मैं इस उद्देश्य से बम फेंकने गया कि पूरे देश में प्रचार हो रहा है कि ये क्रांतिकारी नहीं है, आतंकवादी है, ये हिंसा में विश्वास करते हैं। और मैं अंग्रेजों के कोड का उपयोग अपने बयानों के जरिए देशवासियों को यह बताने के लिए करना चाहता हूं कि मुझे हिंसा के लिए नहीं, इस देश के गरीबों की किस्मत बदलने के लिए मैं इस लड़ाई में शामिल हूं। और इस देश में किसानों और मजदूरों के हकों को के लड़ने के लिए मैं इस क्रांति के मसाल को उठाया हूं। और आप जानते हैं कि जिस बिल पर उन्होंने बम फेंका था वो ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल था, वो पब्लिक सेफ्टी डिस्प्यूट बिल था। ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल कानपुर के लोगों से ज्यादा कौन जानता है कि मजदूर के अधिकार के रक्षा के लिए भगत सिंह गए थे बम फेंकने के लिए। तो जब उन्होंने मर्सी अपील से मना कर दिया तो उनके पिताजी ने बिना कुछ बताए वायसराय के पास भगत सिंह के पिता की हैसियत से उन्होंने दया याचिका दायर की कि मेरे लड़के ने गलती की है, उसे माफ किया जाए और उसकी सजा खत्म की जाए। उसमें भगत सिंह ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। आप जरा सा देखिए कि कैसी हुकूमतों ने इस देश में 70-80 साल हुकूमत किया। पिताजी, मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव पक्ष के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक आवेदन भेजा है। यह खबर इतनी यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। अब सोचिए, फांसी होनी है, फांसी से बचाने के लिए बाप चिट्ठी लिख रहा है और भगत सिंह कह रहे हैं कि इस चिट्ठी से मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। इस खबर ने मेरे भीतर की शांति भंग कर उथल-पुथल मचा दी। मैं यह नहीं समझ सकता कि वर्तमान परिस्थितियों में आप इस मामले में आप किस तरह का आवेदन कर सकते हैं। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ सलाह मशवरा किए बगैर ऐसे आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं है। अब जो 23 साल की
उम्र में इस देश की फांसी पे चला गया हो और वो अपने बाप को इस बात के लिए धिक्कार रहा है कि आप मेरी जान बचाने के लिए क्षमा क्यों मांग रहे हैं सरकार से। तो इसका एक वैचारिक अवदान था। आप हमें पहले ही अपनी बात करते हुए हम सलीका मांगे। भाइयों, आज हम लोग आज़ादी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना काकोरी एक्शन के 100 साल 19 अगस्त 1925 से 9 अगस्त 2025 मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष आयोजित समिति को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनके सहयोग से भव्य और शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहीद अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की जोड़ी तो आप लोग सब जानते हैं कितनी मशहूर जोड़ी है। शहीद अशफाकुल्लाह खान एक पक्के मुस्लिम थे और राम प्रसाद बिस्मिल आर्यसमाजी पंडित थे। आज हमारे वहाँ शाहपुर में एक आर्यसमाज मंदिर है जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल हवन किया करते थे। शहीद अशफाकुल्लाह खान उसी जगह पे उनकी हमेशा जानमाज वहाँ रहती थी और वो वहीं पे उन्हीं के साथ नमाज पढ़ते थे, उसी वहाँ हवन की जगह। ये एकता इन लोग की थी, एक ही थाली में दोनों खाना खाते थे, एक ही थाली में। ये माहौल के हिसाब से खाते थे। एक बार वहाँ का समाज मंदिर था जिसपे वहाँ कुछ लोगों ने माहौल खराब करने के लिए एक बार वहाँ लोग आ गए थे, तो वहाँ अशफाकुल्लाह खान वहाँ वहीं थे मंदिर में। तो अशफाकुल्लाह खान बाहर निकल आए थे। तो अशफाकुल्लाह खान ऐसे परिवार से थे कि हर आदमी शाहपुर में उनकी एक अलग ट्रेडिशन टाइम थी। तो निकल आए थे, तो वो जैसे ही निकले तो एक मजमा खड़ा हुआ था वहाँ मंदिर पे हमला करने के। तो सबसे पहले अशफाकुल्लाह खान ने अपना पिस्टल निकाल के और खड़े हुआ कि पहले हमारे सामने हमारे ऊपर से जाओगे, यहाँ आप बगैर हमारे मरने के बाद ही आप मंदिर में घुसवाओगे, उससे पहले आप नहीं घुस सकते हो यहाँ। तो सब लोग बोले आप ये कर रहे हैं? उनका हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो ये एक एकता और एक मिसाल की बात थी। आज कार्यक्रम होता है, अभी 9 अगस्त को काकोरी में भी कार्यक्रम हुआ, बहुत पहले कार्यक्रम हुआ। आज यहाँ आने का मौका मिला मुझे। लगता है कि ये इन प्रोग्रामों में आना जरूरी है, उन प्रोग्रामों में जाना जरूरी नहीं है जो सरकारी प्रोग्राम होते हैं। वहाँ जाते आज आप लोग यहाँ पे बैठा होते हैं, हम लोग को जहाँ भी वहाँ हम लोग जाते हैं। जब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम या किसी की भी नेताओं का प्रोग्राम होता है तो अधिकारी लोग हम लोग को एक शो पीस बना के वहाँ बैठा होते हैं, वहाँ बैठाया जाता है। पहले चेकिंग होती है, अच्छी बात है। सरकारी कोई मुख्यमंत्री आता है, पहले आप चेक करिए भाई उनकी सिक्योरिटी पहले, और वहाँ बुला के हम लोगों को बैठा जाता है। पहले समझाया जाता है देखिए आप जाइएगा ऐसे सीधे जाइए, सिर्फ बोल लीजिएगा और सीधे उतर जाके वहाँ जाके बैठ जाइएगा पवेलियन में। आप ये समझिए। तो मैं वहाँ गया तो 2-1 बार से जा रहा हूँ, तो भाई जाना जब बुलावा होता है तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि दादा को मैं गया तो वहाँ पे नीचे बैठाया गया, मंच बना हुआ। तो उस पर हमने कमिश्नर वहाँ डीएम से हमने कहा यार आप लोग बेइज्जती कर रहे हैं या मुझे क्या आप लोग बुला रहे, सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं? तो वहाँ पे वो उनके सिक्योरिटी से उनका नहीं साहब मुख्यमंत्री प्रोग्राम है उसमें तो ऐसा हो नहीं सकता, हमने ये तो बेइज्जती है। लेकिन मैंने वहाँ से आना नहीं समझा कि हमने किसी ने बुलाया है मैं जाऊँ। उसके नीचे वहाँ पे सब परिवार हमको थे, उन्हें बैठा दिया गया। उसके माननीय मुख्यमंत्री जी आए, ठीक है, मंच के ऊपर आए। उसके बाद वहाँ पे जहाँ देखा जितने एमएलसी थे, जितने भी वो थे, सब लाइन पे बैठे। हमने उनसे कहा कि हमने डीएम से कम से कम जिनकी शहादत में खून बहा है उनके लिए आप बुलाओ। हमने एक कुर्सी कहीं आगे की रो में नहीं, आप पीछे डलवा सकते हैं कि आप इधर से चोरों की गली में बैठा दें। कहें मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने ठीक है साहब आने पे कहा अगले साल से नहीं आऊँगा। तो जब मैं आया तो मैं मुख्यमंत्री साहब ने बस दीजिए आप चलाए। तो ये इज्जत होती है सरकारी प्रोग्रामों में। आज भी हमारे नेता ही माफ हैं, शहीद परिवार नहीं है। हम लोग को एक तरीके से गुलदस्ते की तरह सजा के भेज जाता, बस दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
सबसे बड़ी। जब भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ प्रोग्राम करें, यहाँ आए, मुझे इज्जत मिलती है। बहुत बढ़िया, उस बेइज्जती से अच्छा है मैं आप लोगों के साथ प्रोग्राम करूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, यानी मरने बाद ना कोई इंग्लिश, क्योंकि हर दौर में देखिए, हर दौर में आदमी रहा है, दलाल और चौकीदार हर दौर में रहे। उस टाइम लोग थे जो अंग्रेजों के करते हुए, तो उनके लिए भी उन्होंने एक बात लिखी है, ना कोई इंग्लिश, ना कोई जर्मन, ना कोई रशियन, ना कोई तुर्की, मिटाने वाले अपने हिंदी जो आज हमको मिटा रहे हैं। उस टाइम भी थे लोग, वो हर जमाने में होते थे, बताते थे, इनका काफी जिक्र किया करते थे कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी कहते थे कि अशफाकुल्लाह खान फांसी बाद उन्होंने कहा था हमारे दादा कि मैं ऐसा मज़ार बनाऊंगा कि जो पूरे आज यूपी में सबसे अच्छा उनका मज़ार होगा। यहाँ अफसोस की बात करें, उनकी उससे पहले डेथ हो गई, वरना वो उनका ये विचार था कि बहुत बड़ा उनका मज़ार बनाया जाएगा जहाँ लोग घूमने आएंगे। तो अशफाकुल्लाह खान का एक और उन्होंने अपने दिखा हिंदुस्तान की आज़ादी का सपना देखते हो, फैजाबाद जेल में अपने यहाँ शेर लिखे थे उन्होंने, बहुत जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आज़ाद हिंदुस्तान होगा। यानी उन लोग को मालूम था कि आज़ाद तो हमारे लोग से खून दिया होने ही है, वो हुआ आज़ाद। जिंदगी वादे पना तुमको मिलेगी हजरत, तेरे जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेजार थे, चल दिए सुए तैबा जिंदाने शहीद अशफाकुल्लाह खान हमारे एक बड़े भाई ने, उन्हीं के नाम पे उनका नाम रखा गया है अशफाकुल्लाह खान। कई बार लोग जाते हैं वो प्रोग्राम में, आज आना उन्हीं को था क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई इसलिए वो नहीं आ पाए, तो उनका हमसे कहा आप चले जाओ, ठीक है मैं आ गया। उनका नाम भी अशफाकुल्लाह खान के नाम पे रखा गया। तो कहीं बहुत जगह जाते हैं तो पूछते हैं लोग कि भाई अशफाकुल्लाह खान का कैसे नाम, तो उसकी एक वजह थी, जब शहीद वतन अशफाकुल्लाह खान से जेल में बड़े भाई रियासतुल्लाह खान जो मेरे रियल दादा थे, उनकी तो शादी हुई, तो उनसे मिलने गए, तो उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि बड़े भाई तुम्हारे घर में एक औलाद होगी, उसका नाम आप अशफाक हमारे नाम पे रखिएगा। तो उनका हमारे तो अब औलाद होना बड़ा मुश्किल है, उस टाइम कोई प्रॉब्लम उनके नहीं, उनका आपके होगी औलाद, उसका नाम आप अशफाकुल्लाह खान रखिएगा। उनके 2-3 साल बाद जो थी हमारे दादी के औलाद हुई, बेटी हुआ। उसके बाद उन्होंने हमारे दादा ने नाम रखा चाहा उनका अशफाकुल्लाह खान, हमारे फादर इश्तियाकुल्लाह खान जो थे उनका नाम। लेकिन उस टाइम उनकी माँ हयात थी, जिंदा थी, तो उस टाइम में सबने खानदान वालों का कहीं आप नाम रखो, अभी 2 साल हुए फांसी हुई है, तो इनके पास ख्याल आएगा इनको, वो आएगा जवान बेटा फांसी, तो उस पर उनका नाम ना देकर इश्तियाकुल्लाह खान रख दिया। ये खुशनसीबी थी कि उसके बाद हमारे दादा के इश्तियाकुल्लाह खान के जो पहला बेटे हुए, तो हमारे दादा उस टाइम जिंदा था, तो उन्होंने उनका नाम अशफाकुल्लाह खान रखा है। तो लोग कभी कहीं पूछते हैं बहुत के अशफाकुल्लाह खान, उसका ये वजह है। हमारे बीच में जी जो और इसके साथ और भी कई मेहमान हमारे बीच में है। विकास कुमार जी जो इलाहाबाद में एडवोकेट हैं, प्रोफेसर अहमद फारूक जी जिन्होंने भी प्रदर्शनी का नावल भी किया, हमारे बीच में सईद नबी साहब जो वजिश अधिवक्ता हैं काटकोटे को भी मौजूद थे, अभी वो चले गए हैं, और भी कई वरिष्ठजन हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। सभी का नाम लेना संभव भी नहीं है और सभी से शायद परिचय भी नाम से मेरा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ये जो कार्यक्रम बुलाया गया है इसमें शहीदों को याद करने के लिए और उनके सपनों, उनके विचार आदर्श पर जो चर्चा बातचीत हो रही है, उनके विचारों के आधार पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आप सभी को शिरकत करने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि
समिति के आह्वान पर जो प्रत्युत्तर मिला है उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान है। जो आजादी आंदोलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना 100 बरस पहले वो घटना हुई, लेकिन उसकी गूंज आज भी मौजूद है। और इस हॉल में जो जनता यहाँ बैठी हुई है, बच्चे, स्कूली बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग तक यहाँ बैठे हुए हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि उसकी गूंज आज भी है और लोगों के दिलों में, लोगों की रगों में क्रांतिकारियों के लिए आज भी श्रद्धा भाव है, आज भी सम्मान है। वो आज की जो उपस्थिति इसकी बयां कर रही कि हम चाहते हैं कि क्रांतिकारियों का जो विचार है, उनका जो सपना है, उनका आदर्श है, वो हमारे सामने आए और उसको लागू कर पाए, उनका सपना पूरा हो। इसके लिए आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ लोग आए हैं। हम जानते हैं काकोरी की जो घटना हुई, ये एक अनोखी घटना इसलिए क्योंकि मात्र 10 लोग थे। 10 लोगों ने ट्रेन को जिस तरीके से रोका और एक ऐसी सनसनी पैदा कर दी कि 30, 40, 50 लोग हैं, पूरे 50 लोगों ने ट्रेन को घेर लिया है और कोई भी एक जो बंदूकधारी, जो फिरंगी बैठे हुए भी थे ट्रेन के अंदर, वो भी डर कर दुबक गए। और हमारे जो क्रांतिकारी मात्र 10 की संख्या में थे, उन्होंने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया, पूरी अंग्रेजी हुकूमत हो गई। और किस तरीके से हम देखते हैं कि उन्होंने काकोरी की घटना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हाँ, ये हुआ कि बाद में गिरफ्तारियां हुई, सजाएं भी हुई, लेकिन इसकी गूंज जिस तरीके से लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लंदन तक पहुंची, पूरा देश और पूरी दुनिया हिल गई कि अंग्रेजी हुकूमत, जिसका सूरज नहीं डूबता, जिसका हुकूमत में कभी, उसको चंद लोगों ने, भारत के चंद नौजवान क्रांतिकारियों ने उसको चुनौती दी और सफलतापूर्वक उसको अंजाम दिया। इसलिए यह काकोरी घटना बहुत महत्वपूर्ण है और इसका 100वां साल ये हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण, क्योंकि 100वें वर्ष में हम उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। काकोरी के शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, एक से बढ़कर एक जिन्होंने कुर्बानियां दी, चंद्रशेखर आजाद और तमाम जो क्रांतिकारी उस एक्शन में मौजूद थे, मनमथनाथ गुप्त, सत्येंद्रनाथ सान्याल और भी जो अन्य क्रांतिकारी उसमें मौजूद थे। निश्चित तौर पर उनका जो संघर्ष, उनका जो सपना था, वो HRA के माध्यम से हमको देखने के लिए मिलता है। जो पीला पर्चा उनके द्वारा बांटा गया, वो बोल रहे हैं कि हम एक ऐसा गणतंत्र लाना चाहते हैं जिसमें सभी के लिए समान व्यवस्था हो। हम एक ऐसा गणतंत्र लाना चाहते हैं जिसमें एक मनुष्य इंसान के रूप में जीवन अपना निर्वाह कर सके, उसको उसकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो सके, उसको शिक्षा मिले, इलाज मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले और एक इंसान की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी हो पाए। ये सपना लेकर HRA का गठन हुआ और इस HRA के ही जो मुखिया थे राम प्रसाद बिस्मिल, उनके नेतृत्व में काकोरी का एक्शन हुआ और सभी ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, पूरा साथ दिया। ये जो घटना हुई, बाद में हम जानते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने जो क्रांतिकारियों की धरपकड़ हुई, इसके बाद एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद जो मुकदमों का दौर चला, सजाएं हुई, उसमें उन्होंने कोशिश की कि क्रांतिकारियों को पिघलाया जाए, उनको सरकारी गवाह बनाया जाए। जब इस तरीके से तमाम अत्याचार और यातनाओं के बावजूद वो नहीं हो पाया, तो उन्होंने ये भी कोशिश की कि धर्म और जात के नाम पर भी उनको बांटा जाए। अशफाक उल्लाह खां जो एक मुसलमान थे, हमें खुशी की बात है कि उनके परिवार के, उनके वंशज यहाँ हमारे बीच में मौजूद है। और राम प्रसाद बिस्मिल जो एक आर्य समाजी हिंदू थे, अपनी अपनी पूजा और इबादत वो कर रहे हैं, लेकिन साथ में मिलकर देश की आजादी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उदाहरण हमको इस उत्तर प्रदेश में, हमको इस देश में देखने के लिए मिला। और उस समय भी फुटपरस्त ताकतों ने ये कोशिश की, अंग्रेजों ने अलग अलग ढंग से प्रयास किया। अशफाक उल्लाह खां के पास जाके बोल रहे हैं कि तुम तो मुसलमान हो, तुम आजादी की लड़ाई में क्यों शामिल हो रहे हो? राम प्रसाद बिस्मिल तो हिंदू है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तुम उसमें क्यों शामिल हो रहे हो? लेकिन अशफाक उल्लाह खां जवाब दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं
तो उनका हिंदू राष्ट्र आपके अत्याचारी फिरंगी राष्ट्र से तो अच्छा ही होगा, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूं। इस तरीके से वो बोल रहे। जब वो नहीं निकले तो उन्होंने उनके धर्म के मौलवी बुलाए। मौलवी ने कहा कि ये तो काफिराना काम कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए और हमको इस तरीके से करना चाहिए कि हम आज़ादी। वो लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, अपनी बात को, अपने उद्देश्य को अपने पर्चों के माध्यम से, अपने संविधान के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो उस समय एक बड़ा मंच हुआ करता था, वो लोग सिर्फ कुछ समझौतों, कुछ आवेदन निवेदनों के जरिए कुछ चंद अधिकार हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमने इसको देखा कि जो आजादी आंदोलन का जो संघर्ष हुआ उसमें भी हम दो धाराओं को देख सकते हैं। एक धारा जो समझौतावादी धारा रही और एक धारा जो गैर समझौतावादी धारा रही। अशफाकुल्लाह, बिस्मिल, रोशन लाहिड़ी, रोशन सिंह, राजन लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद सहित तमाम क्रांतिकारी जो थे वो लोग गैर समझौतावादी धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और हमने देखा कि अपने क्रांतिकारी आंदोलन में उन्होंने जात, धर्म, मजहब, क्षेत्र, भाषा इन सबसे ऊपर उठकर सिर्फ देश की आजादी के लिए मांग की थी। ये कानपुर जो शहर है, इस कानपुर में भी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं और यहाँ पर जो गणेश शंकर विद्यार्थी का जो ये फोटो आप देख रहे हैं, उनका जो विचार है, उनका कथन कोटेशन भी यहाँ पर लगा हुआ है। ये हमको बताता है कि किस तरीके से उनके जो विचार थे वो भी क्रांतिकारियों के विचारों से मिलते थे। क्रांतिकारी विचारक थे, क्रांतिकारी पत्रकार थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और वो क्रांतिकारियों को आश्रय देते थे, भले वो भगत सिंह हो, आजाद हो या अशफाकुल्लाह हो। अशफाकुल्लाह भी फरारी के दौरान काफी दिन तक कानपुर में रहे, ये बात भी आप लोग जानते होंगे। तो ये शहर भी बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से यहाँ आंदोलन हुए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रांतिकारियों का जो मकसद था बिल्कुल साफ था, वो महिलाओं के प्रति भी उनका जो नजरिया था बिल्कुल साफ था। वो बोलते थे कि महिलाओं को भी देश की आजादी में बिल्कुल बराबरी के साथ आना होगा। और जिस तरीके से उस जमाने में और आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है कि समाज में उनको जो बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, वो आज भी आजादी के इतने सालों बाद भी, 78 सालों बाद भी मिल नहीं पाया है। लेकिन क्रांतिकारी उस जमाने में भी ये बोलते थे कि महिलाओं को एक दर्जा मिलना चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत सारी महिलाएं भी शामिल हुई। महिलाओं के सम्मान के प्रति भी वो सजग रहते थे। चंद्रशेखर आजाद जो काकोरी की जो एक्शन हुआ उसके प्रमुख किरदार थे। एक बार हुआ कि जब वो झांसी से जा रहे हैं, फरारी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस दौरान एक महिला को एक पुरुष परेशान कर रहा है और वो महिला रो रही। तब चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि वो महिला को वो मार भी रहा है वो व्यक्ति, तो चंद्रशेखर आजाद चले गए और वो उसको रोकने लगे। तो उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि तुम साले कौन हो या हमको बीच में रोकने के आए, ये मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी करूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि तुमने साले बोलकर इस महिला का भाई मुझे बना दिया है और अगर तुमने अभी हाथ उठाया तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने ये बताया कि क्यों क्रांतिकारी महिलाओं के प्रति कितना सम्मान रखते हैं और वो अपनी एक एकजुटता का इजहार करते हुए उन्होंने कहा वो फरारी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। डर था कि कहीं अंग्रेज जो CID उनके आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी परवाह किए बगैर भी महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो आगे आते थे। पर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, समूचे अंचल में महिलाओं के प्रति जो रवैया है कि महिलाओं को एक उपभोक्तावादी वस्तु के रूप में देखा जा रहा है। महिलाओं पर जो अपराध बढ़ रहे हैं हम जानते हैं, हम उनको देख रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। इसका कारण भी हम जानते हैं कि शराब है, नशाखोरी, अश्लीलता संस्कृति, नेट मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जो अश्लीलता संस्कृति जो बढ़ रही है, ये इसका एक बड़ा कारण है। लेकिन हमारी सरकारें, ये ताज्जुब की बात है कि क्या वो समझती नहीं है या वो अनजान बनी हुई है कि इस कारण को वो रोक नहीं रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में भी जो यहाँ की राज्य सरकार है वो स्कूलों को बंद कर रही है। हाँ, उन्होंने कुछ घोषणा की है कि हम वापस लेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत और घोषणा में बहुत अंतर है।
और जमीनी हकीकत यही है कि जो बंद हो गए हैं वहां अभी भी ताले लटके हुए हैं, वो वापस खुल नहीं पाए। तो स्कूल को बंद कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि उनकी कैबिनेट ने ये पास किया है कि शराब की दुकानें बढ़ेंगी, नशे का सामान ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, महिलाओं के लिए अलग से दुकान खोल रहे हैं, लेकिन महिलाओं की इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए जो काम होना चाहिए आज वो हो नहीं रहा है। पर क्रांतिकारियों का ये सपना था कि महिलाओं को बराबर का दर्जा मिले, उनकी इज्जत सम्मान और आदत की रक्षा करें, पर आज हम लोग उस सपने से दूर हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार इस बात को समझे और आम जन भी सरकार पर एक दबाव बना सके एक समूह के द्वारा कि आज अश्लीलता, संस्कृति, शराबखोरी, नशाखोरी जो बढ़ रही है इस पर रोक लग सके। और जिस तरीके से जरूरत है शिक्षा के प्रसार की, हम जानते हैं कि आजादी आंदोलन के दौरान भी तमाम क्रांतिकारियों ने, न सिर्फ काकोरी के जो हमारे शामिल थे सभी उसमें क्रांतिकारी वही नहीं, उसके बाद में भी और उसके पहले भी जो क्रांतिकारी आए उन सभी ने सपना देखा कि एक सही शिक्षा सभी को मिल पाए देश में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो भी पूरी हो नहीं पाई और शिक्षा से आज भी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के तमाम राज्यों में लाखों करोड़ों छात्र नौजवान महरूम हैं। रोजगार के तो कहने ही क्या, ये सब आप लोग जानते हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से आज बेरोजगार जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि रोजगार पाने के बहुत सारे चरण हो गए हैं। सिर्फ इतना सा नहीं है कि उसको पेपर में जाकर अप्लाई करना होगा, फॉर्म भरना होगा, जाकर पेपर देना होगा और पेपर देने के बाद वो जाकर अपना इंटरव्यू देगा और उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। वो बोल रहा है कि पेपर के लिए मैं फॉर्म भरूंगा, इसके बाद पेपर देने जाऊंगा, पता चला पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, फिर उसके लिए संघर्ष होगा कि दोबारा पेपर हो, पेपर जब दोबारा होगा उसके बाद फिर कोर्ट में केस हो जाएगा। ऐसे तमाम चरण करते करते एक जो नौकरी उसको 4 महीने 6 महीने में मिलना चाहिए उसको 5 से 7 साल लग रहे हैं और वो भी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी इसकी भी गारंटी नहीं। तो ये सपना हमारे देश के क्रांतिकारियों का नहीं था, अशफाक उल्लाह बिस्मिल का ये सपना नहीं था। अशफाक उल्लाह बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी सहित तमाम क्रांतिकारी जो थे उनका सपना था कि देश में सभी जब आज़ादी आएगी तो सभी को शिक्षा मिलेगी, इलाज मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा, आवास मिलेगा, एक उन्नत स्तर का जीवन सभी जी पाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इसलिए साथियों आज जरूरी कि काकोरी एक्शन में जो क्रांतिकारी शामिल थे उन सबका जो संदेश है उसको हम आम जन के बीच में लेकर जाएं, उसको आम लोगों के बीच में ले जाने की बहुत जरूरत है। और इसी मकसद से ये कमेटी बनाई गई है। ये जो कमेटी है, ये कमेटी इसका औपचारिक गठन जरूर अभी होगा, अभी औपचारिक गठन नहीं हुआ है, लेकिन तमाम सदस्य जो इसमें शामिल हुए हैं वो भी एक हम मकसद के साथ में हैं। वे सभी भी चाहते हैं कि क्रांतिकारियों का जो सपना है वो पूरा हो और देश में एक वास्तव में एक ऐसी आजादी आए जिस आजादी की कल्पना हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने की थी। इस आजादी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये कमेटी जो काकोरी एक्शन का शताब्दी वर्ष के दौरान ये बनाई गई, विभिन्न शहरों में ये कमेटी कार्यक्रम लेगी। कानपुर चूंकि एक महत्वपूर्ण शहर है, राजनीतिक घटनाओं का एक गढ़ रहा आजादी आंदोलन के दौरान भी और बाद में भी गणेश शंकर विद्यार्थी जो सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ गए। यहाँ पर जब सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उस दौरान हुआ कि गणेश शंकर विद्यार्थी इसको रोकने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो उसी दौरान हुआ कि वो शहीद भी हुए। तो एक ऐसे शहर में ये कार्यक्रम हो रहा है या इसकी शुरुआत हो रही है और तमाम शहरों में इस एक कमेटी के द्वारा कार्यक्रम किए जाएंगे। मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, इलाहाबाद का भी वकील साहब ने अभी जिक्र किया। इसके अलावा और भी जो शहर हैं बड़े, वाराणसी, लखनऊ, तमाम शहरों में कार्यक्रम होंगे और काकोरी में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। काकोरी के पूर्व प्रधान साहब भी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं और वो भी बहुत उत्साह के साथ इस पूरी समिति में भाग ले रहे हैं। तो वहाँ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि क्रांतिकारियों का जो विचार है, जो सपना है, वो छात्रों, नौजवानों के बीच में, आम लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में उसको ले जाया जा सके। ये इस कमेटी का मकसद है और इस कमेटी इसी मकसद को लेकर ये कमेटी काम कर रही है। अभी दूर मगर रात अभी बाकी है
मेरी याद से उठते हुए शोले कहेंगे तुमसे, मेरे सपनों की कायनात अभी बाकी है, मेरे सपनों की कायनात अभी बाकी है। क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करने मंच पर उपस्थित प्रोफेसर खान अहमद फारूक जी मौजूद। और प्रदेश भर में फैलाने के लिए ये जो नई समिति बनाई गई है, इसके द्वारा पूरा एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया है। उसी के आधार पर हम लोग प्रदेश के विभिन्न जिलों में, कस्बों में प्रोग्राम आयोजित करेंगे। तो वो कैलेंडर मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले 9 सितंबर को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती। 22 अक्टूबर को अशफाक उल्लाह खान का जन्म दिवस। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जन्म दिवस। 16 नवंबर करतार सिंह सराभा शहादत दिवस। 17 और 19 दिसंबर काकोरी के शहीदों का दिवस। 22 जनवरी ठाकुर रोशन सिंह का जन्म दिवस। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस। 27 फरवरी चंद्रशेखर आजाद शहादत दिवस। 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस। 25 मार्च गणेश चंद्र विद्यार्थी शहीद दिवस। 8 अप्रैल भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजी हुकूमत का ललकारा। 11 जून रामप्रसाद बिस्मिल जन्म दिवस। 29 जून राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जन्म दिवस। 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद जन्म दिवस। 31 जुलाई शहीद उधम सिंह शहीद दिवस। 9 अगस्त काकोरी एक्शन दिवस। 15 अगस्त महान क्रांतिकारियों का अधूरा स्वप्न पूरा करने के लिए जन मुक्ति संकल्प दिवस। इस तरीके से पूरे प्रदेश भर में विभिन्न दिवसों पर हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे और क्रांतिकारी विचारों को सब जगह फैलाने की कोशिश करेंगे। इसी बात के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारे, सबका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। बात की शुरुआत इस चीज को हमें गहराई से समझना पड़ेगा। वास्तव में रेवोल्यूशन हमारे मस्तिष्क की एक मनः स्थिति है। जब हम समाज के अंदर दुख दर्द पीड़ा गरीबी लाचारी भुखमरी इन चीजों को देखते हैं और हमारा मन अंदर से उद्वेलित होता है कि ये कैसा समाज है। हम अपने भाई बहनों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। ये कैसा समाज है कि हम अपने भाई बहनों को अच्छा इलाज नहीं दे सकते। ये कैसा समाज है जिसमें कुछ लोगों के लिए एक व्यवस्था और दूसरों के लिए अलग व्यवस्था। क्या इस समानता समाज का मूल आधार नहीं है? साथियों, समाज का मतलब ही है सम धन आज। आज माने वर्तमान, और हमेशा जो वक्त होता है वो वर्तमान ही होता है। यानी कि हमेशा यदि समानता का भाव है
जीवन के सभी क्षेत्रों में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तभी हम एक सभ्य समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। और इन सब क्षेत्रों में अगर समानता होगी तभी हम इस देश से लाचारी, भूखमरी, अशिक्षा और जितनी भी बुराइयां हैं उनको उखाड़ फेंकने का काम कर सकते हैं। हमारे जो शहीद क्रांतिकारी इस आजादी की लड़ाई में हुए, वो इसलिए नहीं हुए कि गोरे अंग्रेजों को भगा करके इस देश पर भूरे और काले अंग्रेजों का शासन लागू कर दिया जाए, ये कतई नहीं था। ये समझौतावादियों का सपना हो सकता है, और समझौतावादी का मतलब कि जिसके अंदर कोई स्पष्ट नीति नहीं है, जिसके अंदर भविष्य की रूपरेखा नहीं है, जिसके अंदर एक कंफ्यूजन भरा हुआ है, वो समझ ही नहीं पा रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो आप समझिए कि हमारी सोच में स्पष्टता होनी कितनी आवश्यक है। और सोच में स्पष्टता उन्हीं के अंदर हो सकती है जो अपने मुकाम को हासिल करने के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े उसके लिए तैयार रहें। के लिए इधर से उधर हो जाना इस देश नहीं दुनिया की संस्कृति बन गई है, और इसी संस्कृति के खिलाफ हमारे महान क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया और एक ऐसी संस्कृति की स्थापना जहां पर कोई लाचार न रहे, जहां पर सभी को समान अधिकार मिले, समान शिक्षा हो, सभी बौद्धिकता से परिपूर्ण हो, सभी के अंदर निर्णय लेने की क्षमता हो, कोई भी व्यक्ति इतना मजबूत हो जाए कि वो किसी भी पद पर जाए तो अपनी जो भी देश के लिए जरूरी काम है उसके लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम, हर व्यक्ति सक्षम। कोई देश तभी मजबूत हो सकता है जब उस देश का सो कॉल्ड अंतिम व्यक्ति भी पूरी तरह से सक्षम हो, और सक्षमता का विकास मानसिकता से होता है, बौद्धिकता से होता है। इस मानसिकता और बौद्धिकता के खिलाफ आज पूरा शासन और सत्ता अपनी पूरी ताकत लगा करके ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास के मकड़जाल में पूरे देश को जो फंसाने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ हमें अब एकजुट होकर के संघर्ष करने की आवश्यकता है। तभी हम अपने क्रांतिकारी बलिदानियों का सपना पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए कानपुर की धरती एक उचित जगह है जहां से हम इस बात का संकलन कर सकते हैं कि अब हम उन ढोंगी पाखंडियों के चंगुल से मुक्त होकर के इस देश और समाज को विद्वान बनाएंगे, बौद्धिक बनाएंगे और समता मूलक समाज की स्थापना में अगर हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करना हो तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। साथियों, कठिन काम, इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने कर्तव्य के निर्वहन में
पीछे नहीं हटेंगे। एक छोटी सी समिति का जो निर्माण हुआ,
हिम्मत अफजाई फरमा दी। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ और आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। सुनिए यार, इसी तरीके से हौसला बढ़ा दीजिएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। वो शान जिंदा है, वो आन बान जिंदा है। मैं आप सबकी तरफ से पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वो शान जिंदा है, वो आन बान जिंदा है, खुदा का शुक्र है, सुनिएगा, खुदा का शुक्र है, अपनी उड़ान जिंदा है, खुदा का शुक्र है, अपनी उड़ान जिंदा है, और लहू बहाया है आजादी के लिए हमने, लहू बहाया है आजादी के लिए हमने, हमारे सीनों में हिंदुस्तान जिंदा है। फिर से बोल दूं मैं, खुदा का शुक्र है, अपनी उड़ान जिंदा है, और लहू बहाया है आजादी के लिए हमने, लहू बहाया है आजादी के लिए हमने, हमारे सीनों में हिंदुस्तान जिंदा है, हमारे सीनों में हिंदुस्तान जिंदा है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक मतलब 2-3 शेर में हो। अरे अल्लाह सलामत रखे यार आप लोगों को। मैं बोलता हूँ, इरादा है दिल में मोहकम, अगर इरादा कदमों को रोक पाए, तुम्हारे कदमों को रोक पाए, किसी में इतनी मजाल क्या है, तुम्हारे कदमों को रोक पाए, किसी में इतनी मजाल क्या है, तुम्हें बताओ ये दूरियां क्यों, तुम्हें बताओ ये दूरियां क्यों, तुम्हें बताओ ये फासले क्यों, तुम्हें बताओ ये दूरियां क्यों, तुम्हें बताओ ये फासले क्यों, मेरी समझ में तो कुछ ना आया, मेरी समझ में तो कुछ ना आया, कि तुमको मुझसे मलाल क्या है, मेरी समझ में तो बस 2 शेर और सुनिए। नहीं, मुझे घर भी जाना है। पर सुनिएगा, शेर सच्चा लगे तो अपनी दुआओं से नवाजिए। सुनिए सर, बुलंदियों पर पहुंचने वाले, बुलंदियों पर पहुंचने वाले, निगाह में पस्तियां भी रखना, बुलंदियों पर पहुंचने वाले, निगाह में पस्तियां भी रखना, निगाह में पस्तियां भी रखना, तुझे ये शायद खबर नहीं है, तुझे ये शायद खबर नहीं है,
जुमले ये कितने प्यारे हैं, दोनों जुमले। रंग दे मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी यान पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। नमस्कार, मैं क्रांतिकारी मनमथ नाथ को सन 1921 में देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। क्रांतिकारियों ने उसमें सक्रिय हिस्सा लिया, लेकिन यह आंदोलन जब अपने चरम पर था तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसा को कारण बताते हुए गांधी जी ने आंदोलन की चलती गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। गांधी जी ने आंदोलन की चलती गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। इससे क्रांतिकारियों ने महसूस किया कि अधिकतर नेता लोग क्रांति की डोर को पीछे खींच रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने हथियार फिर से उठा लिए और क्रांति का ताना बाना फिर से चलने लगे। सन 1923 में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में सक्रिय था। वहीं दूसरी ओर एक नौजवान जिसका नाम अशफाक उल्लाह खान है, आज HRA में शामिल होने के लिए पहली बार राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिलने जा रहा है। अशफाक का मन पहले भी कई बार बिस्मिल जी से मिलने को किया, मगर हर बार एक अनाम सी झिझक ने उसके कदम रोक दिए। लेकिन आज वो ठान कर आया है कि बिस्मिल जी से मिलकर ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। नहीं अशफाक, इस झिझक से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हिम्मत करके राम प्रसाद जी का सामना करना ही पड़ेगा। उनसे अपने मन की बात कहनी होगी। हाँ, उनसे एक बार मिलकर बात करना चाहिए। पर कहीं वो मुझे अपने साथ शामिल करने से मना कर दिए तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? हाँ, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे वो मेरा विश्वास। पर उन्हें विश्वास करना होगा अशफाक, क्योंकि ये देश मेरा भी है और ये मातृभूमि मेरी भी है, और मादरे वतन के खातिर मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ। हाँ, उन्हें विश्वास करना होगा। कौन है वहां? बोलते क्यों नहीं? कौन हो? जी मैं अशफाक। अशफाक कौन? यहाँ आओ। जी नमस्ते। रहमत के छोटे भाई। जी कहो, यहाँ कैसे आना? जी बिस्मिल जी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? जी। क्यों? बिस्मिल जी, मैंने सुना है आपको मातृभूमि की आजादी के लिए समर्पित युवाओं की तलाश है। तो जी, मैं भी आपके साथ आजादी की लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ, क्रांति में भाग लेना चाहता हूँ। जी, मेरी माँ ने मुझे डंका शाह के बारे में बताया, कैसे उन्होंने अकेले ही अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। जी, मैं भी आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ आजादी की लड़ाई में। ठीक है, पर यह राह तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है मेरे जैसों के लिए?
अरे मेरे शिक्षक पृथ्वी सर ने मुझे कन्हैयालाल के भी बारे में बताया। कैसे उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। बिल्कुल जी, आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं भी देश की खातिर जान दे सकता हूँ। तुम एक मुसलमान लड़के हो और मातृभूमि की पुकार तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। मुसलमान? तो क्या मुसलमान को देश की सेवा करने का हक नहीं? बिस्मिल जी, क्या मुसलमान को अपनी माँ की रक्षा करने का हक नहीं? बिस्मिल जी, आप मुझे एक मौका देकर देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेनी। जाओ यहाँ से। पर एक बार कहा ना, जाओ यहाँ से। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ। बिस्मिल से अशफाक की ये पहली मुलाकात कोई खास अच्छी नहीं रही, लेकिन अशफाक ने मन में ठान लिया था, उसने जिद कर रखी थी कि बिस्मिल जी से मिलकर उन्हें बताएगा कि क्रांति की जो मशाल उनके दिल में प्रज्वलित है, वही मशाल, वही ज्योति उसके दिल में भी जल रही है। अरे बिस्मिल जी, क्या लिख रहे हैं? कोई नई गजल या कोई नया शेर? कोई भी तो सुनाइए। आओ मनमत, कहो। बिस्मिल जी, क्या आप अशफाक को शुद्ध करके उसे आज समाज में स्थान देंगे? शुद्ध किसको करूँ? राग को? मुझे तो उसमें कोई शुद्धि नजर नहीं आती। मगर ये समाज के लोग तो कहते हैं कि उसका भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक मुसलमान। वो ना मुसलमान है ना हिंदू, वो एक सच्चा देशभक्त है। जिस जज्बे से उसने दलितों की बस्ती में बच्चों की जान अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाई। जानते हो मनमत, आज मुझे घड़ी घड़ी मेरे गुरु सौंदर्य जी की बात याद आ रही। उन्होंने कहा था, असहायों के प्रति प्रेम ही हमारी जिंदगी है। इस बात को कभी मत भूलना राम। बेटे, तुम जब तक लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े नहीं हो, तब तक समझना ये सब मौखिक बातें हैं। प्रांत की भावना ही अधूरी है। अरे, आपको ये तो सुनाना ही मैं भूल गया। तेरे ही वास्ते आलम में हो गए बदनाम, तेरे सिवा नहीं रखते हम किसी से कुछ काम, कि तेरे ही नाम को जपते हम तो सुबह और शाम, वतन न दे हमें तो तरके वफा का इल्जाम, किया रूप तेरे हम निसार हो के चले, किया रूप तेरे हम निसार हो के चले। वाह 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 बिस्मिल जी, वाह क्या बात है। अशफाक से कहिएगा मुझसे आकर मिले। जी। दलित बस्ती की इस घटना के बाद बिस्मिल और अशफाक में जो प्रेम और लगाव उत्पन्न हुआ, उससे सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था। बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती और लगाव की यह बात
न हिंदुओं के गले उतर रही थी न मुसलमानों के। इसी दौरान शाहजहांपुर में दंगा भड़क उठा। आइए बिस्मिल जी। आज तो धोबी पछाड़ेंगे तुमको। आइए। आज अशफाक। मैं कुछ लिख रहा था। अच्छा, सुनना चाहोगे? बिल्कुल। उथल पुथल से ही नया सितारा उगता है। हाँ। पीड़ा तथा कष्ट से ही नए जीवन का जन्म होता है। भारत का भी एक नया जन्म हो रहा है। वह उस कल से गुजर रहा है जब उथल पुथल और पीड़ा की भी अपनी एक निश्चित भूमिका होगी। हाँ, जब सारी गणनाएं गलत साबित हो जाएंगी तब ताकतवर लोग कमजोर और सीधे साधे लोगों को देखकर अचंभित रह जाएंगे। वाह बिस्मिल जी वाह, क्या विचार है। अरे भाई, आप उर्दू में भी क्यों नहीं लिखते? अरे उर्दू में आपका विचार मुसलमान भी पढ़ेंगे और मुसलमान भी पढ़ेंगे तो हमारी लड़ाई में शामिल ही होंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इन हरामजादों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये रही यार समाजी मंदिर, एक भी दीवार समूची ना बचे। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसकी लाश यहीं से ढेर पर मिलेगी। होश में अशफाक मियां, शायद तुम भूल चुके हो कि तुम एक हिंदू नहीं मुसलमान हो। हम और तुम एक ही कौम के हैं। हाँ, हम और तुम एक ही कौम के तो हैं, मुसलमान। पर ये मत भूलो मियां कि तुम्हारे काम में और मेरे काम में जमीन आसमान का अंतर है। अरे मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं कि इन मासूमों को बहला फुसलाकर मंदिर तोड़ने निकल जाएं, घर जलाने निकल जाएं, बस्तियां उजाड़ने निकल जाएं। बस जबान संभाल कर बात करो अशफाक। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये बिस्मिल हम मुसलमानों को कैसे दबाने की कोशिश कर रहा है? और मुझे ताजुब होता है तुम्हारे जैसे सच्चे मुसलमान पर कि तुम जैसा सच्चा मुसलमान इन काफिरों के बहकावे में आ कैसे गया? अरे कौन काफिर? ये मुझे ताजुब तो तुम जैसे लोगों पर होता है कि तुम आ रहे हो बहकावे में उन गोरे फिरंगियों के। वो हमें हिंदू मुसलमान करके आपस में तोड़ रहे हैं, आपस में लड़ाइयां लगवा रहे हैं, और तुम जैसे लोग उनके बहकावे में आकर उनकी बात मान रहे हो और वो हमारे ही देश पर राज कर रहे हैं। अरे आंखें खोल कर देखो मियां तो कुछ दिखाई भी दे। अशफाक मियां, हमें बहकाने की कोशिश मत करो। हम जो करने आए हैं वो करेंगे और करेंगे। तोड़ लो। अगर अब भी आगे बढ़े ना तो वो होगा जो सोच कर नहीं आए होंगे। निकल जाओ यहाँ से। याद रखना अशफाक और बिस्मिल, तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। अरे जाओ, कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। याद रखना तुम निकल दोनों। जाओ यहाँ से। दल की आर्थिक दशा बहुत खराब थी। सभी पर कुछ न कुछ कर्ज हो गया था। किसी के पास पहनने को साबुन कपड़े तक न थे। दल के नौजवान अक्सर बिस्मिल जी से कहते, बिस्मिल जी क्या करें? बिस्मिल जी से उनकी एक परेशानी देखी नहीं जाती थी। दल की आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर विचार करने के लिए उन्होंने केंद्रीय समिति की बैठक बुलाने का निश्चय किया। जर्मनी से माउजर पिस्तौलों की खरीदारी करनी थी और अन्य हथियारों की भी व्यवस्था करनी थी। साथ ही बिस्मिल जी की योजना यह भी थी कि विभिन्न जिलों में पुस्तकालय, व्यायामशालाएं और सेवा समितियां खोली जाए ताकि देश के आम जन में दल का आधार निर्मित हो सके। यह मीटिंग शाहजहांपुर के एक खुफिया ठिकाने पर बुलाई गई। क्या बताएं बख्शी जी, हालात इतने खराब चल रहे हैं जी। हरे नमस्कार मनमत जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कौन कौन आ रहा है? बिस्मिल जी आ रहे हैं, अशफाक, आजाद जी सभी आ रहे हैं और आते ही होंगे। तो कहाँ रह गए ये लोग? आ ही रहे। इंतजार करते हैं। ये क्या? अरे ये कौन है? अरे मनमत जी, कहीं आपने इन बाबा को तो मीटिंग में नहीं बुला लिया? नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। जरा देखो तो।
अरे बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा, कभी आगे बढ़ जाते। अरे बेटा, इन बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं रहा, थोड़ा विश्राम कर लूं, फिर चला जाऊं। जय हिंद साथियों। जय हिंद। सभी साथी उपस्थित हैं जी, आजाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नहीं आए? कहाँ रह गए होंगे? उन्हें तो कभी इतना विलंब नहीं हुआ। कहीं कहीं अंग्रेजों के चंगुल में तो नहीं फंस गए आजाद जी? अरे आजाद और चंगुल में नामुमकिन सी बात है, पर विलंब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं उपस्थित हूँ बिस्मिल जी। अरे पंडित जी, अरे उस्ताद, मेरे भाई, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है भाई। अरे वाह, आखिर दिखा दिया अपना बहरूपिया पर। हाँ, ये तो दिखाना ही था। अरे भाई आजाद जी, ये वेशभूषा कैसे बदल रखी है? अरे बिस्मिल जी, नमस्कार। कमाल करते हैं आप आजाद। अरे आप तो जान ही रहे, ये अंग्रेज के कुत्ते पीछे पड़े रहते हैं। अरे कहीं उन्हें यहाँ तक तो नहीं ले आए? अरे क्या बात करते हैं बिस्मिल जी, अंग्रेजों के पास इतना दिमाग कहाँ कि वो आजाद को पकड़ पाए। और बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया। आजादी की क्रांति कैसी चल रही है? धधक रही है। धधक रही है ना? बस अब वो दिन दूर नहीं जब ये अंग्रेज यहाँ से भागेंगे। अरे भाई, हाँ, आजाद जी, यहाँ बात हो रही थी कि कहीं आपको उन अंग्रेजी कुत्तों ने पकड़ तो नहीं लिया? अंग्रेज और पकड़ा जा, आजाद और पकड़ा जाना, ये तो हो ही नहीं सकता। जब तक ये बंदुल बुखारा मेरे पास है ना, कोई माई कलाल मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा बिस्मिल जी। अब बिस्मिल जी, अब आगे की योजना बताइए आप। हाँ, तो साथियों, आज हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। उससे पहले मैं आप सभी के सामने अपना एक विचार रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे दल की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। पेशावर की डकैती का हमारा प्रयोग सफल नहीं रहा। इतना जोखिम उठाने के बावजूद भी ना तो हमारे दल की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और छवि खराब हुई सो अलग। बिस्मिल जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आखिरकार कब तक हम अपने ही देशवासियों को लूटते रहेंगे और आखिरकार कब तक इन अंग्रेजों से लड़ाई लेते लेते हमारे ही संगठन की छवि खराब होती रहेगी। एक रोज जब मैं 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी से लखनऊ की ओर जा रहा था, तभी मेरी नजर रेल से जा रहे सरकारी खजाने पर पड़ी। फौरन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना सरकारी खजाने को ही लूटा जाए, जिससे इन अंग्रेजों को एक मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। वाह बिस्मिल जी वाह, क्या बढ़िया योजना बनाई है आपने। इस लूट की गूंज लखनऊ से लंदन तक जानी चाहिए। बहुत अच्छे, अब हम सरकार को सीधी चुनौती देने में सक्षम होंगे। क्या हुआ आजाद, कुछ कहोगे नहीं? अशफाक, अरे भाई कुछ बोलो, कहाँ गई वो चंचलता? हाँ कमांडर, क्या हमारा दल इतना मजबूत है कि हम अंग्रेजों को सीधी चुनौती दें? देखिए, हमें अभी वो शक्ति नहीं है कि हम अंग्रेजों को सीधी चुनौती दे सकें। ये क्या कह रहे हो अशफाक? मिस्त्री जी ने बहुत सोच समझ कर प्रस्ताव रखा। मन बंदा, अशफाक को बोलने दीजिए। कहो अशफाक, क्या मैंने ये प्रस्ताव रखने में जल्दबाजी कर दी? आपके उद्देश्य से मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध है इस समय से, क्योंकि अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम अंग्रेजों को सीधी चुनौती दें। और अगर हम उनको चुनौती दे दें तो हो ना हो हमारा दल बिखर सकता है। और अगर दल बिखरा तो ये हमारे दल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो। यही बात पंडित, अगर हमारा दल बिखर जाएगा तो हमारे इस दल के लिए और इस देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बात मुझे लगता है कि हमें गांव-गांव और शहर-शहर जाकर के नए युवाओं को जोड़ना चाहिए, इस संगठन को और मजबूत बनाना चाहिए। और इन अंग्रेजों को जल्द से जल्द यहाँ भगाना चाहिए। आपका क्या विचार है इसमें? परंतु आजाद जी, संगठन में धन की भी तो आवश्यकता होगी ना। ये मेरे पास संगठन में आवश्यक हथियारों की सूची है, जरा देखिए तो। पंडित जी, हमारी दल की आर्थिक स्थिति
खरीदने के लिए पर्याप्त धन है और ना ही खाने को पर्याप्त राशन, और तो और हमारे क्रांतिकारियों के पास पहनने के लिए एक जोड़ी भी साबुत कपड़े नहीं है। मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, पर अभी स्थिति ऐसी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथी क्रांतिकारी भूखे बदन और भूखे पेट इस क्रांति की राह पर चले। इसलिए अभी हमें ये लूट करनी ही होगी। ठीक है, ये बात भी ठीक ही है। हम साथ हैं। हम इन अंग्रेजों को सीधी चुनौती देंगे और सरकारी खजाना भी लूटेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है और ये सरकारी खजाना भी हमारा है। हम साथ हैं। बिल्कुल बिस्मिल जी, हम सभी आपके साथ हैं, क्योंकि इन अंग्रेजों को बिना अत्याधुनिक हथियारों के हराना नामुमकिन है। हम सभी आपके साथ। आप आगे की योजना बताइए। सरकारी खजाना लूटने की ये योजना दल में बहुमत से तय हो गई। आज़ाद और अशफाक एक अनुशासित सिपाही की भांति पूरे मन से इस योजना को सफल बनाने में लग गए। तय ये हुआ कि 9 अगस्त 1925 सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन ए टाउन पैसेंजर भी हथियारों से लैस। हम सभी क्रांतिकारी शाहजहांपुर स्टेशन पे चढ़ेंगे। ट्रेन जैसे ही लखनऊ के आगे काकोरी स्टेशन से छूटेगी, वैसे ही आजाद इशारा करेंगे। मैं और अशफाक चैन की जंजीर खींच लेंगे। इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! जिंदाबाद! फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इंकलाब! जिंदाबाद! नौ अगस्त 1925 हम सभी क्रांतिकारी रेल में सवार हैं, जिनमें शामिल हूं मैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्त, सचिंद्र नाथ बख्शी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, बनवारी लाल, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, रोशन सिंह, केशव चक्रवर्ती। इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! इंकलाब! जिंदाबाद! आप सभी अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे। हम किसी भी पीछे की लाइन में चलना चाहते। इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! इंकलाब! हम क्रांतिकारी हैं, कातिल नहीं। आओ। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा मकसद सिर्फ सरकारी खजाना आप शांत बैठिएगा। इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! मनमोहन! मनमोहन! जल्दी करो! आप सभी बैठे रहो अपनी जगह पे। जल्दी और तेज! और तेज करो, तेज करो। और जल्दी करो। इधर इधर जल्दी और तेज और तेज। जल्दी करो। जल्दी 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 करो। और तेज और तेज। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सभी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। जल्दी करो। इंकलाब! जल्दी करो। इंकलाब! जिंदाबाद! जिंदाबाद! जल्दी 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 जल्दी। इंकलाब! अशफाक जल्दी जल्दी सभी लोग अपनी जगह बैठे रहिए। सभी हम किसी को नहीं मारना चाहते। करेगा। जल्दी जल्दी। जल्दी करो। सब शांत बैठे रहेंगे। इंकलाब! इंकलाब! जिंदाबाद! जल्दी 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 करो। जल्दी करो। चलो 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 चलो। कौन है?
सफल रहा, मगर उसके बाद काफी धरपकड़ हुई, गिरफ्तारियां हुई। फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारियों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे। बाकी अन्य क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा हुई, बच्चे तो केवल आजाद। अंग्रेजों ने सोचा कि उन्होंने क्रांति की इस ज्वाला को कुचल डाला है, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्रांतिकारियों की नई खेप ने आजाद जी के नेतृत्व में, जिसमें शामिल क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जैसे नौजवान, जिन्होंने क्रांति की इस मशाल को प्रज्वलित रखा और वीरों की इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिया था इसमें लव और प्रॉप्स रीति के, और जो इसमें प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी यहाँ छात्रों ने, चंद्रशेखर आजाद, सत्यम, अशफाक उल्लाह खान, अभिनव, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रियांशु, मन्नतनाथ, विनय, सचिंद्र चौहान, सान्याल, रीति, सचिंद्रनाथ बख्शी, श्रेया। इसमें जो दंगाई दिखाए थे बीच में, उनके जो नेता थे उसका रोल किया था लव ने, और उनके साथ जो दो उनके साथी थे सत्यम और वासु, और इसमें माँ का जो कैरेक्टर था उसका रोल निभाया था सुषमा जी ने। हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब
सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजदूर के, नौकरों मजदूर के फर्क को मिटाएंगे, समानता लाएंगे, समानता लाएंगे, समानता लाएंगे, रुके न जो। बदल के ही रहेंगे वक्त के मिजाज को, वक्त के मिजाज को, वक्त के मिजाज को। क्रांति की मांग है, जंगलों में आग है, रास्ता की बेड़ियों को तोड़ते बढ़ जाएंगे, तोड़ते बढ़ जाएंगे, तोड़ते बढ़ जाएंगे, रुके न जो। फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। मानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का। कर्म के देश के, भाषा और वेश के फर्क को मिटाएंगे, समानता लाएंगे, समानता लाएंगे, समानता लाएंगे, रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो। हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हसी को खाब है, रुके न जो। हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह। क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम, क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम। हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह। वो जवानी बात समझाई हमें, सरफरोशी की जो तूने राह दिखलाई हमें। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वो जवानी सुनकर ये बात समझाई हमें, सरफरोशी की जो तूने राह दिखलाई हमें। चल पड़े उस राह पर बांधे हुए सर पे कफन, चल पड़े उस राह पर बांधे हुए सर पे कफन। हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह। होंगे सभी बराबर, सारे भेदभाव मिट जाएंगे, कर सपना साकार तेरा दुनिया नहीं बसाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। होंगे सभी बराबर, सारे भेदभाव मिट जाएंगे, कर सपना साकार तेरा दुनिया नहीं बसाएंगे। लौ फिरक कर हाथ हम खा रहे हैं ये कसम, लौ फिरक कर हाथ हम खा रहे हैं ये कसम। हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह। नाम तेरा सीख तेरी ये मिटाना चाह रहे, उठ रही फिर याद या इस
बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह। क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम, क्रांति की राहों पर हमने बढ़ाया है कदम। हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह, हम भी बनेंगे भगत सिंह। धन्यवाद। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, क्या है? चिड़िया ये हवा है, ये हवा की बेटी यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन। पर्वत की चिट्ठी ले जाना, पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की ओर। नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। एक दिन में